साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग से दिनांक 26 जुलाई 2024 को एनपीएस को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। और यह बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश शासन के जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए ये अपडेट निकल कर सामने आया है। आइए देखते हैं क्या अपडेट है इसके बारे में। तो साथियों, यह अपडेट शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश प्रसारित किया गया है। आइए देखते हैं इस पत्र का जो विषय है। राज्य शासन के विभागों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों हेतु फंड मैनेजर का चयन तथा निवेश के विकल्प की सुविधा। तो मध्य प्रदेश में जो भी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं और जिनका अंशदान एनपीएस प्रणाली में होता है उनके लिए ये अच्छी खबर है। और इस खबर के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पत्र में एनपीएस को लेकर क्या सुविधाएं और अतिरिक्त उपलब्ध कराई जा रही हैं एनपीएस के कर्मचारियों को। चूँकि भारत सरकार ने अभी जो एनपीएस को लेकर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और उसको काफ़ी लचीला बनाया जा रहा है और कर्मचारियों के लिए हित में बनाया जा रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस से लाभ मिल सके। उसी क्रम में इस पत्र को और जारी किया गया। आइए जानते हैं इस पत्र को और विस्तार से। राज्य शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के पदों पर दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रभावशील परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, जिसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 279108/4 दिनांक 24-26 सितंबर 2008 द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने एवं निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं, एक है फंड मैनेजर, दूसरा है निवेश की प्रक्रिया। फंड मैनेजर किसको कहते हैं? फंड मैनेजर उसको कहते हैं जो आपके फंड को मैनेज करता है। यानी जब आप रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट होने के पश्चात जो आपका पेंशन के लिए जो फंड आपका वहाँ पर आपको मतलब पेंशन फंड मैनेजर को आप उपलब्ध कराएंगे और वो फंड मैनेजर उस फंड के अगेंस्ट जो आपको रिटर्न उपलब्ध करा के देगा वही आपकी पेंशन होगी। तो वो फंड मैनेजर किस टाइप से आपके फंड का यूज करता है वो फंड मैनेजर का काम होता है। और निवेश की जो प्रक्रिया है वो फंड मैनेजर आपके पैसे को किस तरीके से और कहाँ पर उसका निवेश करके आपको जो है इंटरेस्ट कमा के देता है। तो ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, फंड मैनेजर और निवेश की प्रक्रिया, इसके लिए ये जो 2008 में ये निर्धारित की गई थी। तो ये इस बिंदु में जानकारी दी गई है। अब दूसरा जो बिंदु है उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के द्वारा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित कार्मिकों हेतु पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए योजना को विस्तारित किया है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्मिकों के लिए योजना को विस्तारित करते हुए निवेश पद्धति एवं पेंशन फंड मैनेजर के चयन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टिगत एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। दूसरे बिंदु को अगर हम समझें अपनी भाषा में तो आप देखेंगे कि इसमें 31 जनवरी 2019 के पश्चात जो केंद्र सरकार के एनपीएस कर्मचारी थे उनको इस सुविधा को उपलब्ध कराया गया था। क्या थी वो सुविधा? वो सुविधा ये थी कि उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो फंड मैनेजर पहले से सेलेक्ट थे उसके अलावा अगर वो कर्मचारी चाहे तो अपने एक वित्तीय वर्ष में आप और भी जो फंड मैनेजर लिस्टेड हैं पीएफआरडीए के अधिकृत उनको भी आप सेलेक्ट करते हुए आप अपने पेंशन को जो है अपडेट कर सकते हैं और पेंशन फंड मैनेजर को स्विच कर सकते हैं। जिससे इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि जो फंड मैनेजर गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है अगर उसके अलावा और भी जो फंड मैनेजर हैं वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट या रिटर्न निकाल कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप उन्हीं के साथ जाना पसंद करेंगे। तो ये विकल्प भारत सरकार के जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध कराया गया था। उसी अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए अब मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के द्वारा भी एनपीएस में जो जिनका अंशदान होता है उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्या है वो सुविधा? उनके लिए अब दो विकल्प जो है वो दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है पेंशन फंड मैनेजर को चुनने का और दूसरा है जो अपना पैसा है वो आप किस कंपनियों में लगाएंगे वो फंड मैनेजर चुनते हैं और इस पैसे को
आपके रिस्क प्रोफाइल के आधार पर लगाया जाता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार की जो स्टाइल होती है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल, यानी निवेश का तरीका। तो इसको हम लोग जानेंगे आगे के पत्र में किस प्रकार से ये विकल्प हैं वो काम करेंगे। आइए आगे देखते हैं। पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प। राज्य के एनपीएस योजना के कार्मिकों को पीएफआरडीए जो पेंशन नियामक जो प्राधिकरण है अधिकृत भारत सरकार द्वारा, ये इसको रेगुलेट करता है। तो इस पीएफआरडीए के द्वारा जो पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं उन पेंशन फंड मैनेजरों में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट था, जो गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्ट किया गया था उसी के आधार पर आपको अपना जो है पेंशन है वो प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब आपको विकल्प भी दिया जा रहा है। अब अभिदाता चाहे तो आप अपने अनुसार भी पेंशन फंड मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है यानी जो निवेश का तरीका है वो भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इन जो है रिटर्न चाहते हैं यानी पेंशन के रूप में, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको कम रिस्क लेना है तो आप उसी के अनुसार अपना निवेश स्टाइल सेलेक्ट कर पाएंगे। अब चूंकि इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा। यानी अगर आपको जो फंड मैनेजर है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप हर बार नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसा सोचें कि आपने जो है कि अप्रैल में आपने किसी फंड मैनेजर को चुन लिया, सपोज दैट एसबीआई को सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि 3 महीने बाद मैं एलआईसी के साथ जाना चाहता हूं, फिर आप चाहते हैं अगले 3 महीने में मैं यूटीआई के साथ जाना चाहता हूं, XYZ कुछ भी, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें लिमिटेशन दी गई है। आप एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जब आप विकल्प का चयन करते हैं तो आपको अपने अनुसार आप जो पेंशन फंड मैनेजर है उनको चयन करते हैं, और इसको चयन करने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, पिछला डाटा चाहिए कि जो फंड मैनेजर हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं और कहाँ कहाँ वो निवेश करते हैं। तो इस प्रकार आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सारी झंझटों से बचना है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो फंड मैनेजर सेलेक्ट किया है आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए इसमें निवेश पद्धति का विकल्प, यानी कि जो निवेश की पद्धति है, फंड मैनेजर तो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद जो फंड मैनेजर जो निवेश की स्टाइल है वो आपसे सेलेक्ट करवाई जाएगी कि आपको किस स्टाइल में, किस लाइफ साइकिल में आपको जाना है। तो जैसे शासकीय अभिदाता जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिफल यानी रिटर्न मिले, उसका वो चयन करते हैं। लेकिन जीवन चक्र पर आधारित यानी आपकी जो लाइफ साइकिल है उस पर आधारित निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे। इसमें पहला जो विकल्प है वो कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल है। इसमें बोलते हैं परंपरागत जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% होती है। यानी इक्विटी जो है इसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे मान के चलिए आपका 100 रुपये है जो कॉर्पस, उसमें आप 25 रुपये ही इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी के जो 75 रुपये हैं वो आप अन्य प्रोडक्ट में आपको लगाने होंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा है मॉडरेट लाइफ साइकिल, इसमें आपको इक्विटी में 50% रखना है पैसा और बाकी का जो 50% है वो अन्य जो है एसेट्स में आपको रखना पड़ेंगे। इसके पश्चात आप आगे देखिए शासकीय अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो वो गवर्नमेंट डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें उनको 100% इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा। कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, भले ही उनको रिटर्न कम मिले, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट पेपर्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो उनमें निवेश कर सकते हैं और उसमें उनको 100% जो है वो उनको ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात तीसरा जो बिंदु है, अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध होगा।
यानी जो प्रेजेंट में जो निवेश की पद्धति यानी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट है, उसका भी उनको स्वतः जो है वो विकल्प उपलब्ध होगा। अगर वो चाहेंगे तो उसको भी वो बदल सकते हैं। यही इस पत्र का जो निचोड़ है वो आपको इसमें तीसरे पॉइंट में दिया जा रहा है कि अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध होगा। अगर आप उसको भी बदलना चाहते हैं निवेश की पद्धति को तो आप बदल सकते हैं, नहीं बदलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के साथ कंटिन्यू करना होगा। तीसरा जो बिंदु है आप देखें, अभिदाताओं को विकल्प के उपयोग संबंधी प्रक्रिया के दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये जो विकल्प का चयन है और पेंशन फंड मैनेजर का चयन है, निवेश की पद्धति का चयन है, ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, समझने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और तब जाके जो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं वो उनको समझ में इसकी रूपरेखा समझ में आएगी। इसीलिए इस बिंदु को जोड़ा गया है कि निवेश के संबंधी जो निर्देश हैं वो अलग से आपको जारी किए जाएंगे, तब जाकर आपको इसकी संपूर्ण रूपरेखा समझ में आएगी। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके जो डाउट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज्वाइन बटन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अलग से जो सुविधाएं हैं, जो अगर आपको अलग से भी कुछ प्रश्न पूछना है तो उसके जवाब आपको दिए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।